हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज से जो है हम मेटल और नॉन मेटल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि धातु के बारे में पढ़ेंगे। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल एलिमेंट्स यानी कुल तत्व जो हैं वो कितने हैं, 118 तत्व जो हैं अभी तक खोजे गए हैं। और जिसमें जो है मेटल्स यानी कि धातु जो है वो 91 है। नॉन मेटल्स यानी कि अधातु जो है वो कितने हैं, 17 हैं। और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण दिखाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। तो वो जो है टोटल 7 है। और अननोन यानी कि अज्ञात जो है वो 3 है। तो टोटल जो है 118 एलिमेंट्स यानी 118 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है। तो आज जो है हम मेटल्स पढ़ने वाले हैं, यानी धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो कमरे के ताप पर कैसे रहती हैं, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जब वो रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। और रूम टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे यानी कि कमरे के ताप पे लगभग सभी धातुएं यानी कि लगभग सभी मेटल्स जो हैं वो ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड अवस्था में होते हैं। पर पारा यानी कि मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, यानी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बने हैं कि कौन सा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो है आपका पारा, मरकरी। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद रूम टेम्परेचर में जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनकी कठोरता समान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स जो हैं वो कठोर ही होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पारा जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो कुछ मेटल्स कठोर होते हैं, कुछ मेटल्स कठोर नहीं भी होते हैं। तो अलग अलग हार्डनेस, अलग अलग कठोरता होती है रूम टेम्परेचर पे। जैसे कि आपका लोहा और निकल, आयरन और निकल, ये जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती हैं, तो कठोर रहती हैं। पर अगर हम बात करें सोडियम की और पोटासियम की, तो ये रूम टेम्परेचर पे नरम होते हैं। इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं, इतने नरम होते हैं ये। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए पोटासियम है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो हार्डनेस यानी कि कठोरता जो है वो अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं लस्टर इन मेटल्स, यानी कि धातुओं में चमक। तो धातुएं जो होती हैं यानी जो मेटल्स होते हैं वो सामान्यतः चमकदार होते हैं, यानी उनमें साइन होता है। और यही साइन की वजह से, यानी यही चमकदार होने की वजह से इनका प्रयोग जो है ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। जैसे कि सोना और चांदी, सोना और चांदी का यूज जो है हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं, क्योंकि इनमें चमक रहती है। और धातुओं में चमक होने के कारण ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी कि लाइट को ये रिफ्लेक्ट भी करने का गुण इनमें पाया जाता है। तो लस्टर्स में जो है चमक में इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं। अल्कली मेटल्स के बारे में मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है आपको कि अल्कली मेटल्स यानी जो क्षार धातुएं हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ग्रुप 1 में पाए जाते हैं। ग्रुप 1 में। ठीक, ग्रुप किसे कहते हैं, जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसे हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल्स लाइन होते हैं उसे हम पीरियड कहते हैं। और हिंदी में ग्रुप को वर्ग कहा जाता है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। और ये जो अल्कली मेटल्स हैं यानी जो क्षार धातुएं हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं। और यही कारण है कि सोडियम और पोटासियम ग्रुप 1 में ही आता है, और ये क्षार धातुएं हैं। और इसीलिए जो है सोडियम और पोटासियम को हम केरोसिन वाइन में संरक्षित रखते हैं, यानी कि प्रिजर्व रखते हैं। क्योंकि पानी के साथ जो है सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। पानी में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ सोडियम और पोटासियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। और यही कारण है कि इनको जो है प्रिजर्व किया जाता है केरोसिन ऑयल में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये बहुत ही कम क्रियाशील, बहुत ही लेस रिएक्टिव धातुएं हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये इमेज में देखिए, सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को, इन सबको केरोसिन ऑयल में जो है प्रिजर्व करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं मेलिबिलिटी यानी कि अघात वर्धीयनता।
तो मैलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धहीनता होता क्या है? तो धातुओं में जो है ये मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम मेटल्स को पीट पीट कर यानी धातुओं को पीट पीट कर उसको हम शीट्स में यानी कि चादर में हम कन्वर्ट या बदल सकते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है एक मेटल है, धातु है, गोल्ड है, ये सोना है। इसको जो है पीट पीट कर शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है यानी चादरों में बदला जा सकता है। तो इसे ही हम मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्धहीनता कहते हैं। ये आघात का मतलब क्या होता है कि कितना भी चोट मारना, कितना भी इन पे हम चोट मारेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धातु हैं, उनमें डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता होता क्या है? तो धातुओं को खींचकर तारों में यानी कि वायर्स में बदला जा सकता है। यानी मेटल्स को हम वायर्स में यानी कि तारों में हम खींचकर बदल सकते हैं, और यही जो है डक्टिलिटी यानी तन्यता होता है। जैसे कि चांदी का 1 ग्राम अगर आप लेते हैं ना, तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, लंबा तार जो है आप बना सकते हैं। सोचिए कितना डक्टाइल है आपका चांदी। और उसी तरह से सोना, सोने का अगर 1 ग्राम आप लेंगे तो इसमें तो आप 3 किलोमीटर लंबा जो है तार बना सकते हैं। तो सोना भी जो है काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल है, चांदी भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। तो सारे मेटल्स में ये जो है डक्टिलिटी यानी तन्यता के गुण पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम क्या होता है? बहुत ज़्यादा नरम होता है, ये डक्टाइल नहीं होता है। पोटासियम, ये भी डक्टाइल नहीं होता है। और पारा तो डक्टाइल हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आगे देखते हैं हम। कॉपर का जो प्रयोग है विद्युत संयंत्रों में यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में किया जाता है, क्योंकि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा कॉपर के वायर्स आते हैं, कॉपर वायर्स। तो कॉपर को वायर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो ये डक्टाइल है, इससे हम तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, तभी तो इसको जो है कॉपर का वायर बनाते हैं हम। और कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का अच्छा चालक होता है। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, और उसके बाद कॉपर ही होता है। अब चांदी क्या है, ज़्यादा महंगा है, इसीलिए जो है कॉपर का यूज किया जाता है विद्युत संयंत्रों में यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में। आगे देखते हैं हम। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक होता है कौन? धातु यानी कि मेटल्स। तो धातुएं जो हैं वो उष्मा का और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। सबसे अच्छी विद्युत की चालक धातु कौन है? तो मैंने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो चांदी है। और इस पिक्चर में देखिए चांदी जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर आता है आपका, मतलब तांबा, और उसके बाद आपका गोल्ड आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो ये चार कम से कम ध्यान रखिएगा, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम। उसके बाद जो है सबसे अच्छा उष्मा का चालक यानी हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो वो है आपका पारा, मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो हीट का सबसे अच्छा चालक है। और उसके बाद एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं यानी धातु हैं जो बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो वो कौन है? तो वो है लेड, सीसा। सीसा जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक्सेप्शंस भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही ज़्यादा बनते हैं आपके केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ध्वन्यात्मक। तो धातुओं में यानी कि मेटल्स में जो है ध्वन्यात्मक गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनमें अगर हम चोट मारेंगे तो इनसे आवाज निकलती है, और इसीलिए जो है धातुओं का यूज यानी कि मेटल्स का जो यूज है वो घंटी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि घंटी में जब हम चोट मारते हैं तो उससे क्या होता है, आवाज निकलती है। और ये जो घंटी बनती है जिस मेटल से, जिस धातु से, उसे हम बेल मेटल या घंटा धातु भी कहते हैं। और ये जो घंटा धातु है, बेल मेटल है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कांस्य है यानी कि ब्रॉन्ज है। और ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो ब्रॉन्ज जो है त्राम यानी कि कॉपर और टिन, इन दोनों को मिला के बनता है, जिसमें कॉपर और टिन का जो रेशियो होता है वो 4:1 होता है। और अगर परसेंटेज की बात करें हम, तो तांबा का परसेंटेज 78% होता है और टिन का परसेंटेज 22% होता है। और ये दोनों मिलकर ही घंटा धातु यानी कि बेल मेटल बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेल मेटल से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं काफ़ी ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो हाई होता है, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है यानी कि गलनांक किसका होता है? तो टंगस्टन जो है
एक मेटल है जिसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है तो लगभग 3695 यानी 3700 डिग्री के आसपास जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसलिए जो है इसका प्रयोग बल्ब बनाने में किया जाता है। हजारों बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एग्जाम में कि बल्ब में कौन सा मेटल का यूज किया जाता है। तो बल्ब में जो ये ऊपरी ये जो रहता है ना परत, ये वाला, ये किस चीज़ का बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सबको पता ही है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो जितने भी धातु हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनके बाहरी कोश में यानी कि आउटर सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो या तो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो है बाहरी कोश को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि लॉस करते हैं अपनी स्थिरता बनाने के लिए। और अगर आपने केमिस्ट्री के मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है कोई भी एटम, तो उस पर क्या आ जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो इनमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसलिए ये जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम के जो बाहरी सेल है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा स्थिरता बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो इस पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बनाया, तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि मेटल जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अगला है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो मेटल्स जो होते हैं यानी जो धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं ये। और ये जो मेटल ऑक्साइड ये बनाते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है यानी उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है ये मेटल ऑक्साइड। जैसे देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। और ये जो ऑक्साइड बना है वो बेसिक इन नेचर है। और ये ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि क्षारीय सॉल्यूशन ये देते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो क्षारीय यानी बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद जो है कुछ अपवाद हैं, ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया होता है उनके कुछ अपवाद हैं, वो देख लेते हैं हम। तो पहला है आपका, जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया या रिएक्शन करता है, जिससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। यानी मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल रिएक्शन नहीं करता है। जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और करने के बाद लाइट और हीट जो है ये उत्पन्न करता है। और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाता ही है, ठीक ना। इसके अलावा जो है लाइट और हीट जो है ये बनाता है, मतलब उत्पन्न करता है। उसके बाद है दूसरा अपवाद, आयरन जो है ड्राई एयर के साथ क्रिया नहीं करता है, पर ह्यूमिड एयर यानी कि आर्द्र जो हवा होती है उसके साथ ये क्रिया करता है, और फिर जो है लोहे में जंग लग जाती है, ठीक। तो याद रखिएगा कि आयरन जो है वो ड्राई एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करता है। और ये जो जंग लगता है इस जंग को हम क्या कहते हैं, तो आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो ये क्या है, आयरन जो है ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करके और ये जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है, और यही जंग है। वो लड़ाई वाला जंग नहीं, जो लोहे पे जंग लगता है वो वाला जंग। उसके बाद जो है तीसरा अपवाद क्या है, सोना, चांदी और प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ न के बराबर क्रिया करते हैं। आपने कभी देखा है सोने पे जंग लगते हुए, नहीं लगता है ना। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं, और इसी कारण जो है उन पे जंग नहीं लगता है। और अगला है आपका कॉपर, जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, लेकिन अगर लंबे समय तक छोड़ा जाए कॉपर को तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, और कॉपर ऑक्साइड की परत जो है वो जम जाती है आपके कॉपर पे। आपने जो है घर में ये देखा होगा कि अगर कॉपर के बर्तन को काफ़ी दिन तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए तो उसमें एक परत जम जाती है, तो परत कुछ और नहीं है, वो कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है पर उसे लंबा समय लगता है, ठीक। तो ये चार अपवाद हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं
पर इनमें कुछ कंडीशन है, तब जाके ये रिएक्शन करते हैं। अगला है आपका रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि जल के साथ क्रिया। तो धातुएं जो हैं यानी कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं, और साथ में ये उष्मा यानी हीट भी रिलीज करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ में हीट भी रिलीज करता है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखिए मेटल प्लस वाटर रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट। उसके बाद जो है सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु हैं जो ठंडे पानी के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेते हैं, और काफ़ी जो है ये विस्फोटक प्रतिक्रिया करते हैं ठंडे पानी के साथ। ठीक, और उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और पोटेशियम जो है वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है और हीट भी रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम धातु ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे सोडियम और पोटासियम ठंडे पानी के साथ कर रहा था रिएक्शन, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन यह गर्म पानी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है, यानी गर्म पानी के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि मैग्नीशियम कौन से पानी में रिएक्शन करता है, ठंडा, गर्म, बर्फ, ये दे देगा आपको ऑप्शन में। उसके बाद है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बनाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका रिएक्शन विथ एसिड, यानी कि अम्ल के साथ क्रिया। तो धातुएं जो हैं यानी जो मेटल्स है वो अम्ल यानी एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद ये लवण यानी कि सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड के साथ रिएक्शन करके जो धातुएं मेटल्स हैं वो लवण यानी सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं। और सारे धातुएं सारे मेटल्स जो हैं एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ इनके अपवाद भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि तांबा, सोना और चांदी, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इस फिगर में मेटल और एसिड रिएक्शन जब करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। सेम एल्युमिनियम जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है MgCl2 जो एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस जो है इसने रिलीज किया है। तो होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई मेटल्स के बारे में यानी धातुओं के बारे में वो समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई इस वीडियो में, बस आप उतना ध्यान रखिए, आपका एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं इससे रिलेटेड PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे रिवाइज करते रहिएगा। बाकी जो है अगले वीडियो में हम नॉन मेटल्स यानी अधातु के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स के बारे में हम पूरे डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।